हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई के नए प्रपोजल के बारे में। आरबीआई चाहता है कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हम करते हैं, उस पे कुछ ना कुछ चार्ज हो, ताकि ये जो पूरा पेमेंट सिस्टम है, ये जो पेमेंट सिस्टम का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये फाइनेंशियली वायबल हो सके। क्योंकि हमें पेमेंट सिस्टम को और ग्रो करना है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ाना है और नए फाइनेंशियल इनोवेशन को भी प्रमोट करना है। तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हमें इसे चार्जेबल बनाना होगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। इसलिए आरबीआई ने पब्लिक से फीडबैक मांगा। जो स्टेक होल्डर्स हैं, यूजर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बैंक्स हैं, ये सब अपने अपने फीडबैक्स आरबीआई को दे सकते हैं। तो फिलहाल ये एक प्रपोजल के स्टेज में है और ये पब्लिक के सामने रखा गया है, ताकि इसमें पब्लिक अपना फीडबैक दे सके अक्टूबर 3 के पहले पहले। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यार यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई है क्या। यूपीआई का सिंपल सा मतलब ये है कि पहले क्या होता था, आपको किसी को पेमेंट करना होता था, उसका आपको अकाउंट नंबर चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए, ठीक है, और भी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। पर अभी क्या है, आपको सिंपल सा एक मोबाइल नंबर भी होगा तो आप सीधे पेमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यूपीआई ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया जिससे दो अकाउंट्स के बीच में अगर पेमेंट ट्रांसफर करना है, तो ये एक टाइप का मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसमें तहत दो अकाउंट के बीच में अगर पेमेंट ट्रांसफर होगा तो वो बहुत ईजी तरीके से हो सकता है। ज्यादा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास नंबर भी है वो भी सफिशियंट है, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। तो यूपीआई एक तरीके का मीडियम है, एक प्लेटफॉर्म है। तो जो मल्टीपल बैंक अकाउंट है वो सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये जो यूपीआई सिस्टम वो किसने बनाया है, वो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई, ये इसको पूरा ऑपरेट करती है। और एनपीसीआई इसके अलावा आईएमपीएस को भी मैनेज करती है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम को भी यही ऑपरेट करती है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम भी इसी का है, रुपए भी इसी का है। तो अभी जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं वो कौन कौन है, फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, इन सब प्लेटफॉर्म का हम डेली यूज करते हैं। तो ये किसके तहत पॉसिबल हुआ है, ये यूपीआई के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है। तो अगर अमेजन पे को हटा दे तो ये फोन पे, पेटीएम और गूगल पे, ये तीनों मिला के डिजिटल ट्रांजैक्शन का 94% इनका शेयर है। एनपीसीआई ने यूपीआई को लॉन्च कब किया था, 2016 में, अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाए तो यूपीआई का ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि पहले क्या होता था कि हम बहुत ज्यादा कैश में डील करते थे, हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत कैश बेस्ड थी। पर इससे क्या होता था, करप्शन होता था, और जो डिजिटल इकोनॉमी के जो फायदे थे वो हमारी इकोनॉमी को नहीं आ पा रहे थे। पर इसके बाद से सिचुएशन चेंज हुई, इसके बाद डिमोनेटाइजेशन आया, फिर कोरोना आया, कोविड का लॉकडाउन आया, इसने डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक पुश दिया। और आप देख सकते हो कि यूपीआई गली गली में आपको मिल जाएगा। आप कहीं पे बार कोड देखते हो, 5 रुपए का ट्रांजैक्शन है, 5,000 का ट्रांजैक्शन आप इजीली कर सकते हो। तो ये सब पॉसिबल हुआ यूपीआई की वजह से। तो यूपीआई का जो प्रपोजल है, इसका नाम है डिस्कशन पेपर ऑन चार्जेस इन पेमेंट सिस्टम। तो इसका जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि हम यूपीआई को क्यों चार्ज करना चाहते हैं, ताकि हम इसकी कॉस्ट को, क्योंकि यूपीआई एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंक को कनेक्ट किया, एक सॉफ्टवेयर बना, एक एप्लीकेशन बने, ठीक है ना। तो ये पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जो कॉस्ट है उसको अब रिकवर करना है और उसको लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करना है। इस वजह से यूपीआई में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको थोड़ा बहुत अब चार्ज करना पड़ेगा, ऐसा आरबीआई का मानना है। क्योंकि यूपीआई का जो मैकेनिज्म देख सकते हैं वो आईएमपीएस के समान ही है। अगर आप आईएमपीएस का पैसा देते हो, जैसे आप आईएमपीएस के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको एक चार्ज लगता है। सेम केस यूपीआई में भी है, यूपीआई भी ऐसे ही पैसे ट्रांसफर करता है, पर उसका फिलहाल अभी कोई चार्ज देना नहीं पड़ता है। पर ये आरबीआई का ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में ये सस्टेनेबल नहीं है, इसलिए यूपीआई में भी थोड़ा बहुत चार्जेस होना चाहिए। तो अगर हम प्रेजेंट के सिनारियो में देखेंगे तो जो डेबिट कार्ड हुआ, रुपए कार्ड हुआ और यूपीआई, इन तीनों में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने पे आपको चार्ज नहीं देना पड़ता। ये गवर्नमेंट की जीरो एमडीआर पॉलिसी पे आती है। एमडीआर क्या होता है, एमडीआर का मतलब होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इसका मतलब ये होता है कि एक टाइप का कमीशन है जो बैंक और जो आपके जो मर्चेंट होते हैं वो शेयर करते हैं। डायरेक्टली पब्लिक के ऊपर फॉल नहीं आता, ये कंज्यूमर के ऊपर, पर बैंक्स को और जो इंटरमीडिएरीज होते हैं उनको इसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। क्रेडिट कार्ड हुआ, उसमें आपको एमडीआर का चार्ज लगता है, पर फिलहाल इन तीनों पर किसी भी प्रकार का एमडीआर चार्ज नहीं लगता। अभी जैसे वीजा और मास्टर का डेबिट कार्ड आप यूज करते हो तो आपको एमडीआर लगता है कितना, 0.4 टू 0.9% का एमडीआर देना पड़ता है। और आरबीआई ये भी चाहती है कि यूपीआई और डेबिट कार्ड दोनों में कुछ किसी ना किसी प्रकार का चार्जेस होने चाहिए, और वो कितना होगा, केस कौन बियर करेगा, ये फिलहाल तय नहीं है। तो अब जानते हैं इसके पीछे का रीजन, क्यों आरबीआई यूपीआई ट्रांजैक्शन को चार्जेबल बनाना चाहती है। तो जो सबसे पहला जो रीजन है वो आरबीआई ने खुद बताया है कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हम ऐसे पेमेंट सिस्टम को फ्री रखें, क्योंकि ये एक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा है, बहुत सारा कॉस्ट लगा है। तो इसको रिकवर करने के लिए भी थोड़े बहुत चार्जेस की आवश्यकता है। और यूपीआई के अलावा डेबिट कार्ड में भी हम लोग एमडीआर लाएंगे, ऐसा आरबीआई ने बताया है। कि सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ यूपीआई को चार्ज करेंगे, डेबिट कार्ड को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो यूपीआई के अलावा डेबिट कार्ड में भी चार्जेस लगाने की बात चल रही है।
और इसमें एक बात ये भी रखी जा रही है कि ये जो कॉस्ट होगी, ये जो चार्ज होंगे, वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे, इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कि लोगों को अफोर्डेबल ना लगे। आरबीआई बैलेंस करना चाहता है कि यूपीआई चार्जेस अफोर्डेबल भी रहे यूजर्स के लिए, ताकि ये बड़ा मीडियम रहे पेमेंट का, और साथ ही साथ ये रेम्यूनरेटिव भी रहे, मतलब फाइनेंशियली सस्टेनेबल उनके लिए भी रहे जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो दोनों को बैलेंस करना चाहता है। अभी जो पलड़ा है वो एक तरफ भारी है, मतलब अभी सिर्फ यूजर्स को फायदा है, पर जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं। बैंकों के ऊपर अपना एक भार है, उनके ऊपर एनपीए का भार है, उनको बहुत सारे दूसरे भी अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर खर्च करने पड़ते हैं। और जब यूपीआई सिस्टम में चार्ज आना शुरू हो जाएगा, चार्ज लगना शुरू हो जाएगा, तो ये एक ओपन मार्केट सिस्टम की तरह काम करेगा, ताकि इसके रियल प्राइस डिस्कवरी हो सके। खुद देखेगी कि एक यूपीआई ट्रांजैक्शन में या फिर यूपीआई ट्रांजैक्शन में कितना कॉस्ट लग रहा है, दूसरे प्लेयर्स हैं वो सब देखेंगे कि हाँ इसमें इतना कॉस्ट लग रहा है, तो एक रियल प्राइस डिस्कवरी होगी यूपीआई पेमेंट को लेकर। और यूपीआई में चार्जेस आ जाएंगे तो उसका एक असर ये भी रहेगा कि जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उन पे थोड़ा-सा एमडीआर का भार कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी क्या होता है कि एमडीआर क्रेडिट कार्ड में थोड़ा-सा ज़्यादा है, पर अगर यूपीआई से भी पैसा आने लगेगा, तो वो लोग क्रेडिट कार्ड में थोड़ा-सा चार्ज कम करेंगे, ऐसा मानना है। फिलहाल अभी कुछ तय नहीं है कि कैसे क्या मैकेनिज़्म होगा, पर ऐसा बताया जा रहा है। अब कंसर्न क्या है? कंसर्न ये है कि यूपीआई भारत का एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। पूरे विश्व में आप देखोगे, ब्रिटेन में, सिंगापुर में, दुबई में, हर जगह यूपीआई को अब एक्सेप्टेंस मिल रही है। लोग इसको जानना चाह रहे हैं कि ये मॉडल हम भी कैसे अपना सकते हैं। और यूपीआई ने जुलाई मंथ में ही 6.28 बिलियन ट्रांजैक्शन किए, जो कि रिकॉर्ड नंबर है। तो यूपीआई एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है। अभी लोग ये बता रहे हैं कि अगर इस पे छेड़छाड़ करते हैं या किसी प्रकार चार्जेस लगते हैं तो ये डिस्करेज करेगा यूपीआई पेमेंट को लेकर, और ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बनेगा स्मॉल बिजनेस के लिए, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट रहता है उसमें मार्जिन का कम रहता है। अगर पब्लिक यूपीआई पेमेंट करेगी, उसमें चार्जेस लगेगी, तो पब्लिक भी डिस्करेज हो जाएगी ऐसे पेमेंट करने के लिए। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो तो इनका चार्ज बियर कर लेंगे, पर स्मॉल बिजनेसेस के लिए ये नुकसानदायक होगा। और यूपीआई के सक्सेस होने की सबसे बड़ी वजह ये भी रही कि यूपीआई एक टाइप का मोनोपोली है। आपको पता होगा कि यूपीआई के अलावा भी दूसरा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है नहीं जो यूपीआई को टक्कर दे सके। पर अभी जो आरबीआई इसने प्रपोजल में ये भी चाहता है कि कुछ प्राइवेट प्लेयर्स आए अपना पेमेंट सिस्टम लेकर, ताकि एक टाइप से यूपीआई का कंपटीशन बन सके। तो ये सब प्रपोजल की स्टेज में है। और यूपीआई हमें एक स्ट्रेटेजिक एज भी देता है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। कैसे? क्योंकि आपने देखा होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के बैंक्स के ऊपर स्विफ्ट बैन लगाया था। इसका मतलब कि जो बैंक्स हैं रशियन की, वो अब स्विफ्ट मैकेनिज्म के थ्रू दूसरे बैंकों से नेटवर्क में कनेक्ट नहीं रहेंगी। स्विफ्ट का सीधा सा मतलब है कि जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होते हैं उसका एक प्रकार का रिकॉर्ड रखता है और रिकॉर्ड शेयर करता है बैंक्स के बीच में। तो अगर बैंक्स इसका पार्ट ही नहीं रहेंगी तो वो फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन या फिर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर नहीं पाएंगी। पर भारत इससे कुछ हद तक सिक्योर है, क्योंकि भारत के पास अपना एक पेमेंट सिस्टम है। अगर किसी भी प्रकार से अगर हम चाइना से या किसी अन्य कंट्री से कभी इंटरनेशनल किसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट में आते हैं, तो हमें डर नहीं रहेगा कि कोई वेस्टर्न कंट्रीज हमारे पे सैंक्शन लगा देगी, हमें स्विफ्ट से बाहर कर देगी। हमें पता है कि हमारा जो अपना पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, वो इनफ है हमारे देश के फाइनेंशियल एक्टिविटीज को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यूपीआई एक सक्सेसफुल और टेस्टेड ट्राइड मॉडल है। अगर हम किसी प्रकार से इसमें छेड़छाड़ करेंगे, चार्जेस लगाएंगे या फिर इसमें कॉम्पिटिशन क्रिएट करेंगे, तो किसी को नहीं पता कि इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। तो ये सब कंसर्न बताए जा रहे हैं दूसरे साइड की ओर से। अल्टीमेटली 3 अक्टूबर के बाद ही क्लियर होगा कि आरबीआई इसे कैसे देख रहा है और इसमें क्या करना चाहता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।